तेजा, हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्ति तम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश अनंत खाली सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मुगल सल्तनत में 1707 से 1722 तक लगभग 19 साल सैयद बंधु लगातार ताकतवर बनते रहे, लेकिन जैसे निज़ाम की एंट्री हुई राजनीति में वो शायद कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि निज़ामुल मुल्क ज़्यादा धूर्त, शातिर, चालाक निकला। जो भी हो, मराठाओं के उत्कर्ष के लिए सैयद ने दिल्ली में ज़मीन तैयार करने का काम निश्चित किया है और उससे मराठाओं की बहुत बड़ी मदद हुई है। और इस ज़मीन का उपयोग करके आगे बाजीराव ने इतिहास रचा है। और यही कारण है मित्रों कि मैंने इतने बड़े विस्तार से गत 1707 के बाद का 12 साल का जो इतिहास है वो आपको कथन किया। इस डिटेल्ड पूर्व घटना का आकलन होने से आपको बाजीराव के पराक्रम के मायने समझ में आएंगे और मज़ा भी आएगा। सैयद की हुकूमत ख़त्म होते ही निज़ाम का एक चाचा था मोहम्मद अमीन खान, वो वजीर बन गया। वैसे ये चाचा के बारे में भी बता दूं कि ये चाचा बुखारा से औरंगा के पास मात्र नौकरी करने आया था, तो सैनिक बन गया, लेकिन जैसे नौकरी शुरू की अपनी ईमानी, अपनी निष्ठा और पराक्रम के चलते सत्ता की सीढ़ियां लगातार आमीन खान चढ़ता रहा। दिल्ली दरबार में अब अशराफ बन के वो बैठ गया था। मित्रों, और एक अचरज की बात यह है कि ये सारे मुग़ल सुल्तान अय्याश, नशेड़ी, LGBTQ लवर्स, ठरकी मोमिन थे, लेकिन आप इनकी शासकीय अधिकारी विशेषता, ये जो महसूल के अधिकारी थे, उनकी लिस्ट देखो, ज़्यादातर आपको हिंदू नज़र आएंगे। ये हिंदू अधिकारी मुग़लों के लिए सारी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाते थे। कई हिंदू के वंश थे, कई थे, एक नहीं था, कई थे, जो कम से कम 200-250 साल से व्यवस्था चलाने में मुग़लों की मदद कर रहे थे, माहिर हो गए थे। मित्रों, ये व्यवस्था पानीपत के 1761 के युद्ध तक हमें चलती दिखाई देती है। अब्दुल्ला सैयद का एक राइट हैंड था, रतन चंद। सैयदों का सारा अर्थ व्यवहार रतन चंद के बिल्कुल हाथ में था। सैयद के साथ ही इसका भविष्य भूत जुड़ गया था। सैयद के साथ इसका भी निज़ाम ने नाश किया। आपको मैंने बताया था कि फर्रुखसियार को हरम में जब छिपाया गया था, या फर्रुखसियार छिप गया था और नंगा था, अधनंगा था, उसको नंगा करके रतन चंद खींच के बाहर लाया था। ये मैंने आपको बताया है फर्रुखसियार के एपिसोड में। इसने पूर्ण जीवनी भर सैयद की सेवा की है और बड़े निष्ठा से की है। सैयद के लिए योजना बनाना, जिजिया का माफ़ी करवाना, संधि वार्ता का मसूदा तैयार करना, अनेक शब्दावली की रचना इसने की है। इस रतन चंद की आखिरी बड़ी कष्टप्राय भाई, जब जयपुर से नज़दीक तोंडा भीम में हुसैन सैयद का खून हुआ 8 अक्टूबर 1720 को, तो उस मची भगदड़ में रतन चंद हुसैन के शव के पास लगातार बना रहा। भागते हुए लोगों ने
ये उससे पूछा है कि भाई आप भी चलो, लेकिन रतनचंद वहाँ से शव छोड़ के नहीं गया और इसीलिए कैद कर लिया गया। फिर आगे मथुरा के नज़दीक अब्दुल्ला सैयद से हुई लड़ाई के बाद कैदी रतनचंद का शिरच्छेद किया गया। मोमिन तवारीखकार इस रतनचंद को गद्दार काफिर मानते हैं। सीधी बात है। काफिर में सैयद बंधु को इस्लाम का गद्दार बनाया है, ये भी कहते हैं कि सैयद बंधु गद्दार बना इस काफिर की वजह से। दिल्ली में काफिर को ताकत देने में रतनचंद पूर्णतः जिम्मेदार है। मैंने आपको कल ही कहा था कि पूर्ण जितने भी हिंदू उत्सव है, यात्रा है, वो बिना रोक टोक चल रही थी। कोई उनको सताता नहीं था। माले गनीमत कह के हिंदू महिलाओं को ये 10 साल में किसी ने नहीं उठाया था। तो मुझे तो लगता है इसका भी जिम्मेदार रतनचंद ही था। रतनचंद के वजह से ही ये हो पाया। इसी के वजह से, जैसे मैंने कहा, माले गनीमत ये प्रथा हुसैन ने नष्ट की थी, जिजिया रद्द किया था। आज भी गत 250-300 साल हो गए, दिल्ली के प्रमुख जितनी भी रसूखदार वंश की लिस्ट है, उसमें जो हिंदू नाम आपको दिखेंगे ना, वो बहुत सारे 1710 के बाद ही बसे हैं। आज भी लिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देखिए। क्योंकि 1710 के बाद में सैयद के हाथ में अधिकार आ गए थे। 1720 से निजाम के 1728 के पराभव तक, कल जैसे मैंने बताया, यानी ये वैसी स्थिति है कि भाई 2014 से पहले थी और 2014 से 24 तक भारत के उत्कर्ष और बलवान बनने का जैसे ये 10 साल का समय है आज हम देख रहे हैं, वैसे ही वो 8 साल थे। सही मायने में हिंदू उस 8 साल में युगों बाद, शतकों बाद फिर एक बार बलवान हुआ था। हिंदू पातशाही का वो आने वाले स्वर्ण काल की आहट जैसे थी। जैसे मैंने बताया कि बाजीराव लेखन कला से बिल्कुल दूर था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि उसके इतिहासकारों को बड़ी दिक्कत हुई है। ये गुरुवर या हमारे राजवाड़े हो, बापट हो, सरदेसाई हो, ये जितने भी मराठी महान लेखक हैं, इतिहासकार हैं, इन सारे विद्वानों ने बाजीराव का सच्चा इतिहास ढूंढने की कोशिश की है और उसका पूरा इतिहास जुटाने में उनको बड़े कष्ट हुए हैं। क्योंकि बाजीराव की ना डायरी थी, जैसे नाना साहब की डायरी थी। नाना साहब यानी पहले नाना साहब, उनके बेटी की डायरी थी। शाहू महाराज की डायरी है। 2-3 बड़े रियासत के सरदारों की डायरी है। मराठी सरदार 2-3 घराने ऐसे हैं, जैसे पवार है, शिंदे हैं, उनका खुद का लिखा हुआ इतिहास है। तथा कुछ कौटुंबिक घटनाएं भी लोगों ने लिखी है, जो भी बाजीराव से रिलेटेड है, वो ढूंढनी पड़ी इन लोगों को। और इन्होंने इन सभी घटनाओं को जोड़ा और हम जाते जाते मराठी मिजाज कैसा होता है, परंपरा कैसी होती है, उसकी संस्कृति को ध्यान में रख के जो उन्होंने विश्लेषण किया है, वो आज सत्य से बहुत करीब लगता है। इसलिए हम उस पर विश्वास रख सकते हैं निश्चित। मित्रों, ये बहुत बड़े मेहनत का काम है, मैं बताऊं। अब लिखे हुए जितने 8-10 पुस्तकें हैं, 200-300 पन्नों को पढ़ना, उसमें अपने पॉइंट्स निकालना कि भाई ये 15-20 मिनट में मैंने मेरे मित्रों को क्या बताना है, ये सोच के लिखना पड़ता है। ये बहुत बहुत मेहनत का काम है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक एपिसोड बनाने में 5-5.5 घंटे जाते हैं मिनिमम, और रिकॉर्डिंग कितना होता है?
बस 15 से 20 मिनट का, लेकिन 5.5 घंटे 6 घंटे तो निश्चित जाते हैं। चल आगे बढ़ते। इन सभी जितने भी मैंने आपको नाम बताए, ये सभी विद्वान बुद्धिजीवी इतिहासकारों का एक मत है कि अपनी पूरी जीवनी में बाजीराव का लक्ष्य बिल्कुल साफ था, और वो था छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदू पदपातशाही हिंदवी स्वराज्य के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना। क्लियर कट। बाजीराव छत्रपति शिवराय का निस्सीम भक्त था। बार बार अपने जवानों को उसने छत्रपति शिवराय के बारे में बताया है। विद्वानों ने बाजीराव के जीवनी के 2 खंड बनाए हैं, एक 11 साल का है और एक 9 साल का है। पिता ने निर्माण की गई नई जो व्यवस्था थी उसको आगे चलाने में उस बाजीराव को काफ़ी सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई थी। सर्वप्रथम सैयद ने संधि के तहत जो शर्तें लागू थी वो निजामुल मुल्क ने मानने से इनकार किया था। बाद में फिर डंडा चला तो उसने हाँ कह दी थी। दूसरा, शाहू का एक सौतेला भाई था, राजस भाई का बेटा संभाजी, और एक मराठी सरदार था चंद्रसेन जाधव। इन चंद्रसेन जाधव जैसे बलाढ्य सरदार को अपने पक्ष में करना बहुत कठिन काम था, लेकिन बाजीराव ने उस चंद्रसेन के आखिरी दिनों में ये किया है। उसने शाहू के दरबार में अधिकारी को लालच दिखाने का पुराना खेल भी पकड़ाकर शाहू के सामने खड़ा कर दिया था। अच्छा, ये शाहू जैसा लिबरल सेक्युलर बिल्कुल नहीं था, पक्का हिंदुत्ववादी था। दरबार में कुछ ब्राह्मण भी थे जो बाजीराव से बहुत नाराज रहते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि भाई ये ऐसा ब्राह्मण है जो कर्मकांड पे विश्वास नहीं रखता, कर्मकांड को ज़्यादा महत्व नहीं देता। उसके जीवनी में हिंदवी स्वराज्य के सिवा कुछ था ही नहीं। वो कर्मकांड पे विश्वास नहीं रखता था। इसके लिए तो इतिहास में दर्ज है कि अपने भाई और अपनी माँ से लड़ गया है वो। तो इन सारी वजहों से शाहू के भी मन में 2-3 बार संदेह जरूर आया था इसके बारे में। उधर निजाम भी कंफ्यूज था। अब निजाम कंफ्यूज इसलिए था कि भाई एक तो बाजीराव 22-23 साल का युवा था। निजाम को उसके कर्तृत्व का, उसके कैपेसिटी का, पराक्रम का बिल्कुल अंदाजा नहीं आ रहा था। इसलिए निजाम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि ये बंदा करेगा क्या। जैसे सैयद बंधु का खून हुआ 1722 के बाद, बाजीराव ने अपने परिवार को पुणे से नज़दीक सासवड़ में बसा लिया। स्वतः उत्तर चला गया। सारे रियासतों का जो भी कुछ बकाया था वो उसने वसूल किया। राजपूतों से संबंध और मजबूत किए। फिर महाराष्ट्र लौटा और सफाई अभियान शुरू किया। सबसे पहले अपने पिता के शत्रु चंद्रसेन जाधव का निपटारा किया और उससे बाद में संधि करके मित्रता की। एक था दाभाडे। अब दाभाडे जैसे एक बहुत बड़े रसूखदार सरदार को ठंडा करना आसान नहीं था। बाजीराव ने वो किया। शाहू के सौतेले भाई को बिना कड़वाहट के ये न प्रकारेण, जैसे हम कहते हैं, अपनी जगह कोल्हापुर में उसको जगह दिखा के संभाजी को चुप बिठाया। बाद में संभाजी और निजाम के मैत्री के जड़ में बाजीराव ने मट्ठा डाल दिया है। एक बार तो मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, अभी याद आया मुझे। एक बार तो सोलापुर से नज़दीक संभाजी, ये राजस भाई का लड़का संभाजी, शाहू के विरुद्ध निजाम के साथ फौज लेके खड़ा था। भाई कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है देखो। लेकिन लड़ा नहीं। बाद में सोच समझ के वहाँ से निकल के फिर कोल्हापुर लौट आए। इसलिए मैं ज़्यादा उस स्टोरी की मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूँ आपको।
तो मित्रों ये मेन तीन संकल्प अगर हम कहेंगे तो ये संकल्प पूरा होने में लगभग आप कह लो कि 12 साल लगे। जैसे मैंने कहा कि 2 खंड है, एक 9 साल का, एक 12 साल का। अब इस सालों में बाजीराव ने टैक्स वसूली की भी सख्ती कर ली थी पूरे हिंदवी स्वराज्य में। गुजरात के माहौल से थोड़ा बहुत विरोध का आवाज़ उठा था ज़रूर, लेकिन वो तुरंत कुचल दिया गया। और वहाँ पे भी अहमदाबाद का नवाब था, तो नवाब को सीधा कर लिया। 1720 से 1731 आ गया था। ये 11 साल, इसमें हिंदवी स्वराज्य की अर्थव्यवस्था काफ़ी कुछ सुधर गई थी। याद रखें, जिस शाहू को राजधानी से मात्र 100 किलोमीटर दूर कृष्णाजी खटावकर नामक एक मुगल भक्त को निपटाने में शाहू के पसीने छूटे थे, वो शाहू मात्र 20-22 साल के बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े हिंदू पदपातशाही का छत्रपति महाराज बना दिया गया था। सोचो, आज उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। पूरे 10 से 15 हजार साल से ये हमारे इतिहास ने बता दिया है कि सारे विश्व की ये पुण्य भूमि, ये सुवर्ण भूमि है। जो भी आक्रांता, दुष्कर्मी, राक्षस और बर्बाद करने का प्रयत्न करेगा, उसे कफलक बनाने की पुरजोर कोशिश करेगा। उसे पुण्य भूमि के ये हमारे सच्चे श्रद्धावान, पराक्रमी, समर्पित जितने भी कर्मयोगी हुए हैं ना 10-15 हजार साल से, ये पुण्य भूमि को बचा के फिर से सुवर्ण भूमि बना देंगे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।